अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। खुश आमदीद कहेंगे आपको न्यू पाकिस्तान के इस मॉर्निंग शो में, जहां हर सुबह तुलू होती है खुशियों, मुस्कुराहटों और कुछ नई उम्मीदों के साथ। आज की सुबह भी है ख़ास और अहम ये है कि हम इसे और ख़ास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज के शो में है सब कुछ दिलचस्प मालूमात हैं, एंटरटेनमेंट है और वो सब कुछ है जो आपके दिन को बनाएगा खुशगवार। सबसे पहले हम बात करेंगे खेलों की दुनिया के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला पूरी आबोताब के साथ जारी है, जहां लाहौर कलंदर्स ने 201 रन की शानदार इनिंग्स खेली और कराची किंग्स को 136 रन पर ही ढेर कर दिया। इसी तरह से स्पोर्ट्स की बात हो और अली सिस्टर्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल में अली सिस्टर्स ने धुआंधार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की। इसके अलावा हम बात करेंगे गर्मियों के ख़ास तोहफे तरबूज के हवाले से और जानेंगे कि तरबूज खाने का सही वक्त कौन सा है, हमें तरबूज कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और क्या वाकई में तरबूज मर्दों की सेहत के लिए उतना ही मुफीद है जितना इस बारे में कहा जाता है। ये हम जानेंगे माहिर ग़िज़ाइयत से, इसकी सच्चाई के हवाले से और मुफीद मशवरे भी। शो के मेहमान होंगे एक उभरते हुए गुलकार और रैपर जो अपने मुनफरिद अंदाज से शो में डालेंगे एंटरटेनमेंट का रंग और सुनाएंगे हमें अपने कुछ नए गाने, कुछ अपने दिल की बातें भी। और आखिर में आपको लिए चलेंगे दुनिया के सबसे तवील ट्रैफिक जैम की कहानी में, जहां ऐसा ट्रैफिक जैम जो पूरे 12 दिन तक जारी रहा और उसके पीछे की दिलचस्प वजूहात क्या थीं, ये जानेंगे हम तफसील से तफरीह के अंदाज में। इसलिए आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी सुबह को खुशगवार बनाना है, ये हमारा वादा भी है। आपकी मुस्कुराहट हमारी पहचान है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जहां PSL 10 का रंगारंग मेला जारी है और हर रोज़ ही हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ सनसनीखेज मुकाबले, शानदार परफॉर्मेंसेस और गैर मुतवक्के मोड़। गुज़श्ता रात खेला गया PSL 10 का छठा मैच था, एक क्लासिकल राइवलरी, लाहौर कलंदर्स बमुकाबला कराची किंग्स, और इस बार फाइनली लाहौर कलंदर्स ने मैदान मार लिया है और वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ। कलंदर्स ने 65 रन से कामयाबी हासिल की है और टूर्नामेंट में ये उनकी मुसलसल दूसरी फतह है। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में कलंदर्स ने पहले बैटिंग की, 201 रन का बड़ा हदफ दिया, जिसमें अहम किरदार अदा किया फ़खर जमान ने और डैरल मिचेल ने। शानदार उन्होंने बैटिंग की, दोनों ने 19 सेंचुरियाँ स्कोर की और 125 रन की मजबूत पार्टनरशिप कायम की। एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया और जब कराची की बैटिंग का वक्त आया तो शाहिन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 अहम विकेटें गिराई, कराची के हौसले पस्त कर दिए, जिनमें एक विकेट थी डेविड वार्नर की, दूसरी विकेट थी जेम्स विंस की, जो कि कोई भी रन बनाए बगैर आउट हो गए, पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कराची किंग्स की जो बैटिंग लाइन है वो फिर संभल नहीं सकी। पूरी टीम 136 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। अब हम बात करेंगे इस मैच की कुछ बारीकियों के हवाले से कि किस तरह के टीम कॉम्बिनेशन थे, जो बॉलिंग स्पेल्स थे वो कितने तगड़े हुए दोनों ही तरफ से, और टूर्नामेंट के आइंदा इम्कानात पर हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। लाहौर कलंदर्स की इस शानदार फतह के बाद आप समझते हैं कि वो दोबारा इस टूर्नामेंट में फेवरेट बनते जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, सुबह बखैर। देखिए, अभी तो टूर्नामेंट का आगाज़ है और लाहौर ने 2 मैचेस जीत लिए हैं। एक मैच में, इब्तिदाई मैच में उनको नाकामी का सामना रहा था, तो उनकी कारकर्दगी पहले 3 मैचेस में तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है। तब्दीलियां भी की पहले मैच में नाकामी के बाद उन्होंने, बिलखसूस रिशाद हुसैन को जो प्लेइंग 11 में शामिल किया, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में विकेटों की ज़रूरत होती है और रिशाद की मौजूदगी में को कम अज़ कम ये ज़रूर होता है कि एक प्रॉपर लेग स्पिनर, स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर जो उनके पास है, और वो न सिर्फ रन रोक सकते हैं बल्कि की विकेट्स भी ले सकते हैं। गुज़िश्ता मैच में भी जो उनका कोयटा के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की, उसमें भी रिशाद ने रैली रोस्टो की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली, जबकि वो बड़ा जारहाना अंदाज से खेल रहे थे। इसके साथ साथ जो बुनियादी फ़र्क कल के मैच में है और इस सारी टूर्नामेंट में 10वें सीजन में रहेगा, और मेरा ख्याल है कप्तानों की कारकर्दगी बड़ी अहम रहेगी। कप्तान की अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी अप्रोच क्या है और वो कैसे मैच को ऑपरेट कर रहा है। तमाम कप्तान, बाबर आजम अच्छी फॉर्म में नहीं है ज़ाती हैसियत में भी, और कप्तान अगर आप उनको कहें कि थिंकिंग कैप्टन को बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से रिजवान एक ऑपरेट तो अच्छा करते हैं टीम को, लेकिन उनकी मजमूई तौर पर जो दबाव उनका पाकिस्तान टीम के हवाले से है, वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं डेविड वार्नर को कल के मैच में देख लें, कराची किंग्स की जब वो कप्तानी कर रहे थे, तो वो एक आपको ना एहसास नहीं होता उनको देख करके, यार ये वाकई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अपनी टीम में और ये कुछ करना चाहते हैं।
तो इस जब आप शादाब की तरफ आते हैं, उनकी टीम अच्छी है, लेकिन शादाब जाती हैसियत में जो उनकी कारकर्दगी है, वो जगह ढूंढते हैं पूरे मैच में बॉलिंग के लिए कि वो कहां पर बॉलिंग के लिए आए। तो वो लीड, फ्रंट से लीड करने वाली जो एक एबिलिटी है, उसमें लैग करते हैं शादाब भी। पिछले मैच में भी देखें, वो जगह ढूंढ रहे होते हैं मैच में कि कहां पर रन थोड़ा रुके हैं, विकेटें गिरी हैं, तो वो बॉलिंग करें और अपने ओवर्स पूरे करें। तो इसलिए इसके बरक्स अगर आप देखते हैं, कोई सऊद शकील को देख लें, वो T20 के लिए उतने मौसर समझे नहीं जाते, उनको अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ा, मरतबा कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन शाहीन इन सारे कप्तानों में इस लिहाज से जरा मुख्तलिफ रहेंगे। 2 कामयाबियां हुई, अगर मजीद मैचेस जीतते हैं तो उसमें उनका किरदार भी होगा, और वो अप फ्रंट विकेटें भी लेते हैं, तो उसको उनकी टीम को बहुत फायदा होगा। तो शाहीन इस लिहाज से कि जब वो कप्तानी कर रहे होंगे तो उनका अपना जो एटीट्यूड है वो टीम की कारकर्दगी के ऊपर बहुत असर डाल सकता है। तो एक अच्छा यूनिट है। अभी उनके कुछ खिलाड़ी बाहर भी बैठे हुए हैं, कुछ अगर ओपन में वो तब्दीली कर सकते हैं तो उनकी टीम की बैटिंग और मजबूत हो सकती है। लेकिन मजमूई तौर पर देखते हैं, शाहीन, हारिस, फिर जमान खान कल को उतने ज्यादा अच्छे लगे नहीं है जितना जो उनसे तवक्को की जाती है। फिर उनके साथ जमान आ जाते हैं, जहादात खान का उनका ऑप्शन मौजूद है, जहादात अच्छी फॉर्म में नहीं है, इसके बावजूद भी सिकंदर रजा और रिशाद की मौजूदगी में उनकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी ठीक हो जाती हैं। फिर जो उनका टॉप ऑर्डर है वहां पर फखर जमान, मिडिल ऑर्डर में आपको डैरिल मिचेल, और थोड़ा नीचे जाते हैं तो सैम बिलिंग्स। तो ये एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है अच्छा, जहां पर आपको हर जगह पर बड़े शॉट्स खेलने वाले खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसका उनको आने वाले मैचेस में भी फायदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कल के मैच में जिस तरह से हमने देखा कि 201 रन का टारगेट दिया गया, ये भी एक टीम पर प्रेशर आता है जब 200 का एक फिगर ऐड हो जाता है। उसके बाद शाहिन अफरीदी आए, उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेटें हासिल की। ये आपको लगता है कि सबसे बड़ा गेम चेंजर यही साबित हुआ? देखिए, शाहीन जब खुद विकेटें उनको मिल जाती है ना इब्तदाई ओवर्स में, तो वो डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं, सोच के एतबार से भी, अपनी जाती कारकर्दगी के एतबार से भी, और मुखालिफ टीम के ऊपर भी। जब आपने 200 चेज करने के लिए जा रहे हैं, पहले ओवर में ही आपकी 2 विकेटें निकल जाएं, और वो 2 विकेटें वो हैं जिनके ऊपर मुखालिफ टीम बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है, क्योंकि 200 रन करने हैं। तो उन 200 रन में डेविड वार्नर और जेम्स विंस का अगर हिस्सा नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएंगे 200 रन करने। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाहौर की तरफ से कि अगर शाहीन इब्तदाई ओवर्स में विकेटें लेते हैं तो ना सिर्फ शाहीन को जाती हैसियत में, उनको टीम की हैसियत में फायदा होगा, बल्कि मुखालिफ टीम के ऊपर जो दबाव होगा उससे निकलना भी जरा फिर मुश्किल हो जाता है। 2 विकेटें 200 की चेज में निकल जाएं पहले ही ओवर में तो एक दबाव आता है, तो फिर वो 200 नहीं रहता, फिर वो 240-50 हो जाता है, क्योंकि 2 विकेटें आपकी निकल गई। तो उन 2 विकेटों को भी तो कोई खसारा है ना। तो ये उनको फायदा हुआ है। बारल, डैरिल मिचेल, फखर जमान, सैम बिलिंग्स का जो एक नंबर के बाद 2-2 जगह पे ये बैटिंग करने के लिए आते हैं, वो कराची की टीम में भी आप देखेंगे उनकी बॉलिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब रन आप उसको ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉलिंग करने वाले बॉलर्स उतने ज्यादा अच्छे अंदाज में उनके पास मौजूद नहीं है। कल के मैच में भी जबकि पिच में कुछ थोड़ा बहुत मदद मौजूद था, आप सेकंड इनिंग में देखें हारिस रऊफ का बॉल किक भी कर रहा था और पड़ने के बाद बाहर भी निकल रहा था। यूजुअली उनका बॉल ज्यादातर अंदर आता है, तो जब इस किस्म की पिच से भी मदद मौजूद हो, मिल रही हो, तो फिर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा बेहतर अंदाज में बॉलिंग करनी चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। और फखर जमान की फॉर्म को किस तरह से देख रहे हैं? वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक तो उनकी फिटनेस के ऊपर सवालिया निशान थे कि वो बहुत ज्यादा 100% फिट नहीं थे। यहाँ पर अब तक 3 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 2 तो 50 हो गए उनकी। दूसरे मैच में भी उन्होंने निस सेंचुरी स्कोर की, तीसरे मैच में भी उन्होंने निस सेंचुरी स्कोर की, और कंट्रोल के साथ खेले, टाइम लिया। जो रिस्क था, जो बड़े शॉट्स की तरफ जब वो जा रहे थे, तो उसमें भी उनको कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता था कि वो एरियाज को भी और बॉल्स को भी पिक कर रहे हैं कि कौन सा बॉल उनके स्लॉट में है, कहाँ शॉट खेलना है। तो वो पाकिस्तान के लिए भी खुशाइंद है कि इसी तरह की कारकर्दगी उनकी चलती रहे PSL में भी, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान के लिए मुंतखब होते हैं तो वहां पर भी लोग उनसे ये तवक्को करेंगे। और वो इम्पैक्ट तो है उनका, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जिस सतह पर भी खेल रहे हों, अगर वो 50-60 बॉल खेल जाते हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हों, तो फखर 50-60 बॉल खेलेंगे तो वो मैच को आपकी तरफ लेकर जाने की पूरी अहलियत रखते हैं, किसी भी सतह पर खेल रहे हों। ठीक है। अच्छा, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स को लेकर एक राइवलरी हमने देखा कि वो बड़ी जनरेट हो चुकी थी। तो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 3 सीजन बाद लाहौर की जो टीम है वो कराची से जीती है। कराची की बैटिंग लाइनअप में कहां पर आपको बड़ी कमजोरी नजर आ रही है? जिस तरह से वार्नर हमने देखा या विंस को देखा, बगैर स्कोर के ये आउट हो गए, मेंटली प्रेशर है इन पर?
देखिए डेविड वार्नर कल के मैच में अगर बिलखुसूस देखें ना तो वो उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। वो वार्नर नहीं थे जिनको दुनिया देखती है। वो नीचे उतर रहे थे थोड़ा। शाहीन के जिस बॉल पर वो आउट भी हुए हैं, अब देखें बॉल कितना दूर था और वो उस लाइन में नहीं थे। वो बॉल की लाइन में नहीं आए। जो एक दो बॉल उन्होंने खेले ना वो लाइन में नहीं थे, वो थोड़ा नीचे उतरे हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता किसी भी बैट्समैन के लिए, स्पेशली ओपनर के लिए, और वो ओपनर जो टीम का कैप्टन भी। और फिर जब वो बाहर बैठे हुए आउट होगा तो उस वक्त भी आप उनके चेहरे के तासुरात को देखें तो आपको लगता है कि उनको इतने ज्यादा, ठीक है टीम आपकी हार रही होती है तो कप्तान के चेहरे पर तो वो चीजें नजर नहीं आनी चाहिए जिससे लगे यार गिर गए हैं बहुत ज्यादा। तो डेविड वार्नर की बॉडी लैंग्वेज, उनके रन्स के एतबार से और उनका जो ऑपरेट करना है ड्यूरिंग बैट, जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बॉल को ले रहे हैं, ये बड़ा अहम है। जेम्स विंस खुला उन्होंने खेलना है और कल चूंकि जब आप 200 की चेज में होते हैं तो आपको हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज तो चाहिए होती हैं और सर्कल में आप पावर प्ले में कोशिश करते हैं कि ज्यादा रन्स निकाले जाएं। तो शाहीन ने अच्छे एरियाज को टारगेट किया, दूर खिलाया डेविड वार्नर को, आगे बॉल किए जेम्स विंस को। तो उनकी भी गेंदबाजी में कल वो हिकमत अमली नजर आई कि बैट्समैन को कहां पर और कैसे पकड़ना है। उन्होंने 2 टॉप प्लेयर उनके आउट कर दिए तो मैच में तो उनको बहुत दूर ले गए पहली 2 विकेटें हासिल करने से ही। सो जब आपके 2 टॉप प्लेयर्स जिनके ऊपर आप इन्हिसार कर रहे होंगे ये, और जो बाकी है ना इनके नीचे जो लोकल प्लेयर्स भी हैं वो बदकिस्मती के साथ हैं तो हमारे अपने, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो तनहा आपको मैच से निकाल देंगे। उनको वो इर्द गिर्द खेल सकते हैं, लीड नहीं कर सकते हैं। और वो उनको जरूरत है, बेस की जरूरत है, या उनको अपने साथ किसी और खिलाड़ी की जरूरत है जो उनको प्लेटफॉर्म दे। वो खुद से अगर वो ये समझे कि बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में मैच का नक्शा बदल देंगे तो बड़ा मुश्किल है। कभी कभार हो जाता है लेकिन मुश्किल है, ज्यादातर उनके पास मुश्किल है। उनका ठीक है। और अगर उनके बॉलिंग यूनिट पे भी बात करें तो हसन अली हमने देखा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 4 विकेटें ली। और अगर स्कोर साइड पर भी देखें तो खुशदिल शाह के बाद टॉप स्कोरर जो हैं वो हसन अली ही रहे हैं, उनके कोई भी बल्लेबाज उस तरह से नहीं चले। हसन की बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, अच्छे स्लोअर रन अच्छे किए, बैट्समैन को दूर थोड़ा उनको जोन में जो स्लॉट है वहां से उन्होंने कोशिश की कि ना बॉल मिले और दूर खिलाया जाए उनको। उन्होंने बड़ी अच्छी समझदारी के साथ गेंदबाजी की। लेकिन जब वो बैटिंग कर रहे थे उस वक्त तो मैच खत्म हो चुका हुआ था, बहुत एक रस्मी सी कार्रवाई बाकी थी। वो नीचे जब आपके 5, 6, 7 आउट हो जाए तो उस वक्त तो आगे कितने बड़े मार्जिन से मैच जीता उन्होंने, तो उस वक्त तक तो मैच खत्म हो गया हुआ था। वो तो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है जो हो रही थी जब वो हसन बैटिंग कर रहे थे, जब ये खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे थे। ये रन्स उस वक्त मैटर करते हैं जब आप मैच बदल दें, उसका नक्शा बदल दें। ऐसा नहीं है कि आपने अपने 25 चीज किए हैं तो वो तो सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई, इससे ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है। अच्छा, क्या चेंजेस सजेस्ट करना चाहेंगे कराची की टीम को? देखिए सजाए सभी जो उनके पास जो लोग वहां बैठे हैं वो ज्यादा बेहतर इसको समझते हैं। उनको पता है कि किस खिलाड़ी की क्या फिजिकल कंडीशन है, कहीं किसी को फिटनेस के इश्यूज के इंजरी तो नहीं है, फिटनेस के मसाइल का सामना तो नहीं है। जो उन्होंने टीम पिक की है उसमें से जो बाहर बैठे हैं, जो उनके ख्याल में बेस्ट अवेलेबल हैं, फॉर्मेट उनके कॉम्बिनेशन में आते हैं, उनको खिलाएं जो भी उनके पास प्लेयर्स हैं। अभी तो खैर इब्तिदा है टूर्नामेंट की, को बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हुए, लेकिन अगर आप हारते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है। और जिस तरह से लाहौर की टीम ने भी हमने देखा कि उन्होंने जहांदाद की जगह जमान खान को शामिल किया, ये जो चेंज किया गया, ये आपको कैसा लगा? देखिए जहांदाद इतने ज्यादा अच्छे उसमें नहीं है रिदम में। पाकिस्तान की तरफ से भी खेले न्यूजीलैंड में तो वो इतने ज्यादा अच्छे रिदम में कंट्रोल में नहीं थे। हालांकि 140 के ऊपर बॉल कर रहे थे बट उनको आजादाना रन हुए। लेकिन जमान खान भी उस रिदम में नहीं लग रहे हैं जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। लाहौर को असल में फर्क पड़ा है इनको रिशाद हुसैन को शामिल करने से, जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है डेविड वीजा की जगह पे। लेकिन ये जो तीसरा फास्ट बॉलर है ये फिक्स करना पड़ेगा लाहौर को, और ये बड़ा अहम है। जैसे जैसे मैचेस आगे जाएंगे ना, हारिस और शाहीन के साथ एक अच्छा तीसरा फास्ट बॉलर उसकी बहुत जरूरत है। और जमान अगर रिदम में नहीं होते हैं तो लाहौर के लिए मुश्किल होगी आने वाले मैचेस में, क्योंकि तीसरा फास्ट बॉलर वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेलते हैं, ये एक अच्छी चीज जरूर है। लेकिन ये फिक्स होने की जरूरत है। इस रिदम के साथ इतने शॉर्ट बॉल आप करेंगे और आप वेवर्ड होंगे ना, तो कहीं पार्टनरशिप अगर कोई रन्स आपको अटैक हो गया तो फिर आपके लिए बचना मुश्किल। ठीक है इमरान, लास्टली बस कमेंट कीजिएगा कि आपकी फेवरेट टीम या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस वक्त आपको कौन सी दिखाई दे रही टूर्नामेंट की? देखिए अभी मैच 2-3 मैचेस हुए हैं टीमों के। इस्लामाबाद यूनाइटेड का बैलेंस अच्छा है,
ठीक है। और मुल्तान सुल्तान भी अच्छी नजर आ रही है। टीमें ओवरऑल ठीक ही आपको लगती हैं, लेकिन जब 4-5 मैचेस हो जाएंगे ना, तो एक बड़ा क्लियर सी पिक्चर आपके पास आ जाएगी कि ये कैसे आगे बढ़ने। लेकिन इब्तदाई तौर पर अगर आप देखते हैं, लाहौर के पास भी ऑप्शंस अच्छे हैं, मुल्तान के पास भी अच्छे हैं, इवन ये जो है क्या नाम है इनका, इस्लामाबाद के पास भी अच्छे हैं, प्लेस कराची के पास भी अच्छे हैं। क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और सिचुएशन ये है कि लाहौर कलंदर्स ने कराची को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। शाहिन अफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया, फ़खर जमान में अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हसन अली ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की जो टीम थी वो ये मैच हार गई है। और लाहौर कलंदर्स 3 मैचेस अभी खेल चुके हैं। पहला मैच वो हारे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जो इफ्तिताही मैच था, और अब 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। तो पॉइंट्स टेबल पर भी हम देख रहे हैं कि जो टीमों के ऊपर नीचे होने का सिलसिला है वो जारी है। पेशावर ज़ल्मी हमें सबसे एंड पर दिखाई दे रही है, जिसको बाबर आजम कैप्टन कर रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि बाबर खुद भी अच्छा परफॉर्म करें और उसके साथ साथ जो टीम है वो भी कुछ मैचेस जीत सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, मंगल का दिन ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2025 में पाकिस्तान के लिए तारीख साज बन चुका है, जब पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली 3 बहादुर और बासलाहियत बहनों ने स्क्वॉश की दुनिया में एक नया बाब रकम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अली सिस्टर्स की, जिनमें महविश हैं, सहरिश हैं और महनूर अली हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मुनक्किदा ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन के सेमीफाइनल्स में शानदार अंदाज में रसाई हासिल की है। एक ही दिन में इन तीनों बहनों ने 3 अलग कैटेगरीज में और सभी ने अपने क्वार्टर फाइनल्स में बेमिसाल कारकर्दगी दिखाई। 9 में से 9 गेम्स जीतकर कोर्ट पर मुकम्मल गलबा कायम कर दिया। ये न सिर्फ इनके खेल की महारत का सबूत है, बल्कि पाकिस्तान की जूनियर स्क्वॉश की दुनिया में उभरती हुई ताकत का ऐलान भी है। अब सिर्फ एक जीत इन्हें एक मुमकिना ऑल पाकिस्तानी फाइनल की तरफ ले जा सकती है। वो लम्हा जिसका इंतज़ार सिर्फ स्क्वॉश के शायकीन को ही नहीं है, बल्कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को है। तो आइए जानते हैं अली सिस्टर से उनकी फतूहात की कहानी, उनके जज्बे, मेहनत और मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में। बहुत शुक्रिया सहरिश, महनूर और महविश हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप तीनों को बहुत मुबारकबाद हो। मैं 1 बाय 1 चाहूँगा कि आप तीनों हमें बताइएगा कैसा भी महसूस हो रहा है तीनों बहनों का एक ही वक्त में सेमीफाइनल तक पहुँचना। थैंक यू सो मच हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए, और आपने इतने अप्रिशिएट किया हमें, सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और अगली बार के हाँ, हम तीनों ने फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह कल हमारा फाइनल है, तो आप सबसे गुजारिश है हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि आप पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेंगी तीनों बहनें। जब मैच जीता तीनों ने, तो सबसे पहले एक दूसरे को किस तरह से खुशखबरी दी, वो क्या लम्हा था, वो क्या मोमेंट था? हम एक दूसरे का मैच लाइव देख रहे थे और वकअप भी कर रहे थे, पीछे से बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे। तो हम तीनों, पहले मेरा मैच था, मैं जीती तो ये दोनों मेरे लिए बैठी हुई थी। मैं बहुत खुश थे हम तीनों, क्योंकि हमारा जो दूसरी फॉरेन कंट्री थी और उन्हीं का प्लेयर था, तो ऑफ कोर्स उनके लिए ज्यादा सपोर्ट होती है, उनकी क्राउड ज्यादा होती है। लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे का जो है तो सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। फिर सहरिश का मैच हुआ, वो जीती, फिर महविश का हुआ, वो जीती, तो हम लोगों ने सेलिब्रेट भी बहुत किया। ठीक है, अच्छा ये आप तीनों जो हैं बचपन से स्क्वॉश एक साथ खेल रही हैं, और ये भी बताइएगा कि सबसे पहले आप तीनों में से किसने खेलना शुरू किया था? सबसे पहले महविश ने स्टार्ट किया था खेलना। मेरे बड़े भाई भी खेलता है, महविश और मेरे बड़े भाई ने एक साथ स्टार्ट किया था खेलना। उसके बाद मानूर ने स्टार्ट किया उन्हें देख देख के, और फिर मैंने कहा कि मेरी 3 बहन भाई सब खेल रहे हैं, तो मैंने भी उनके साथ स्टार्ट कर। ठीक है, तो ये तीनों बहनों ने क्या प्लान किया हुआ है कि डिसाइडेड है इकट्ठे दुश्मन पर हमला करना है, एक ही दिन में तीनों ने इकट्ठे जीतना है, सबको हराना है? एक्चुअली हर किसी का गेम प्लान चेंज था, तो हम उसी लिहाज गेम प्लान बनाते हैं। एक दिन पहले रात को बैठ के हम तीनों मिलकर लाइक वी टॉक एंड वी मेक गेम प्लान्स फॉर आवर नेक्स्ट मैच। सो ये था कि मेरा मैच कि मैं डिफरेंट कैटेगरीज हम तीनों की। सो इंशाल्लाह हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम फाइनल तीनों एक साथ खेले और तीनों टाइटल्स लेकर जाए पाकिस्तान के लिए। सो या इट वाज विद आवर हार्ड वर्क, और बाकी मेरे फादर की बहुत सपोर्ट थी, हमारे कोचेस की बहुत सपोर्ट थी,
So together, all work together. So that's why we are in the finals. ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग रूटीन है आप तीनों की वो कैसी होती है? अब तीनों एक दूसरे की कोचिंग करती है या आप तीनों का कोच कौन है? हमारा जो है तो मैं और सैरिश एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, और मैं भी जो है तो यूएस में K2 स्क्वॉश में ट्रेनिंग कर रही है करंटली। और हम लोग मैं और सैरिश जो कि एक साथ होते हैं, तो हम लोग अपना सारे सेशंस एक साथ करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह। और मेरे बाबा जो है तो मेरे अबू जो है वो हमारे सारे मिस्टेक्स निकाल के हमें समझाते हैं, और कोच भी हमें फीडिंग कराते हैं, ड्रिल पार्टनर हमारा अलग होता है। तो ये सब मिला के हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा आप जो फाइनल है ये कब होना है और ये कहाँ होना है, और उसके लिए क्या प्रिपरेशन हो रही है? फाइनल कल हो रहा है, और हम तीनों की डिफरेंट टाइमिंग्स है, और हम लोग इंशाल्लाह अपना बेस्ट दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तीनों बहनों में से सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव कौन है, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कौन है, सबसे ज़्यादा कूल कौन है? एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग इन K2, तो जो वहाँ के जितने कोचेस थे उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा जो है तो इम्प्रूव किया मुझे, खासकर मेरे कोच कामा खान। आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से लाइक पॉलिश किया, ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे बहुत आगे चीज़ें सिखाई, एजुकेट किया। एंड इन लोगों का ये है कि मानू आई थिंक बहुत कूल, बहुत रिलैक्स खेलती है, एंड सैरिश जो है वो थोड़ा माइंड से और फिटनेस के थ्रू ज़्यादा खेलती है। सो डिफरेंट, हम तीनों का डिफरेंट तरीका है खेलने का, एंड आई थिंक एवरीवन हैव देयर ओन वे टू प्ले एंड दे आर बेस्ट इन देयर वे। और तीनों का जो भी तरीका है, तीनों बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो रही है, तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा, आप लोग मैचेस से पहले एक दूसरे को क्या कोई मशवरे देती हैं, या बिल्कुल कोई मशवरा नहीं होता, या कोई एक ऐसी खास दुआ जो आपको याद हो? हमारे बाबा हम मैच से पहले हमारे लिए दुआ करते हैं, और हमें समझाते हैं बिठा के कि बच्चे इस तरह खेलना है, रिलैक्स खेलना है, एग्रेसिव नहीं होना, और जो भी हो सके आपने अपना फुल खेलना है, क्या होता है मेंटली स्ट्रांग रहना है। सो या आई थिंक हिज सपोर्ट मैटर्स। और हम तीनों भी एक दूसरे के साथ फन वगैरह कर रहे थे, हंसी मजाक, क्योंकि मैच से पहले आपको रिलैक्स होना पड़ता है, आपके माइंड को रिलैक्स होना पड़ता है, आप अपने आप को टेंस नहीं कर सकते ज्यादातर। सो इस वजह से हम तीनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस मामले में। ठीक है। अच्छा, 1 बाय 1 तीनों मुझे बताइएगा कि क्वार्टर फाइनल्स में सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो आप तीनों को क्या लगा था? सेमीफाइनल्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारा होम ग्राउंड नहीं था। हम लोग जो है तो किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में ऑफ कोर्स, तो उनकी क्राउड बहुत ज़्यादा थी और क्राउड का भी प्रेशर था, और वो उसे बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा उन्हें सपोर्ट करने का, कि वो लोग उसे सपोर्ट कर पाए, और मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, बहुत अच्छा खेली मैं चाहती हूँ कि मैं फाइनल में भी इसी तरह परफॉर्मेंस दूँ, ताकि मैं अपने पाकिस्तान का झंडा लहराऊं। और मेरा ये था कि जब मैं कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट से पहले मैंने ये सोचा था दैट आई हैव टू प्ले माय बेस्ट, इवन अगर ये मेरा होम ग्राउंड नहीं भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छा खेलूं कि जो क्राउड है, जो कि मेरे खिलाफ है, वो भी मेरी तारीफ करे, वो भी मेरे गेम को देखे, मुझे बैकअप करे, मुझे कहे कि या यू प्लेड रियली गुड। सो मैं यही चाहती थी, मेरा सबसे बड़ा गोल था, एंड या आई वाज सक्सेसफुल इन दिस गोल। ठीक है। तो ये गोल था कि मैं खेलूं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से ही मैं बहुत अच्छा खेलूं, ताकि लड़की को एक पॉइंट भी ना ले देती हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ा सा लूज हो जाते हैं तो फिर वो लड़की उस पॉइंट से लगती है, बहुत ज्यादा गेम से लगती है, फिर सारा गेम आप पे उल्टा हो जाता है। तो मैं अभी तक किसी को एक भी गेम नहीं दी, क्योंकि ताकि वो मैच ना उल्टा पड़ जाए। मेरे साथ पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि मैं 2 अप थी, फिर 3-2 हार गई थी, तो इस बार मैंने किसी को एक गेम भी नहीं की, और अंडर 5 सारे गेम्स जीते। ठीक है। और अभी सेमीफाइनल में किन चीज़ों पर आपका फोकस सबसे ज़्यादा है? जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनके बारे में क्या वर्किंग की आपने, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है? एक्चुअली जो आज का टूर्नामेंट, जो आज का मैच था वो सेमीफाइनल था, सो टुमारो इज आवर फाइनल्स। या थोड़ा सा मिस्टेक शायद आपसे हो गया, बट टुमारो इज आवर फाइनल्स, और फाइनल में ये प्लानिंग थी हमारी, क्वार्टर फाइनल में भी यही प्लानिंग थी हमारी, और इंशाल्लाह फाइनल्स में या प्रेशर होता है, बिकॉज जिनके साथ हम खेल रहे हैं, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक हर प्लेयर इज आल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस, बट वी विल स्टिल हैंडल इट, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं पाकिस्तान के हम तीनों बहनें अली सिस्टर्स मिलकर टाइटल लेकर आए।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में जिस तरह से ख़वातीन हैं खेलों के हवाले से जो बहुत ज़्यादा स्पिरिट रखती हैं स्पोर्ट्स को लेकर, उनके लिए आप तीनों को मैसेज देना चाहती हो? या श्योर, उन ख़वातीन को मैं कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत बिल्कुल नहीं हारे, आप हार्ड वर्क करती रहे, हार्ड वर्क पेज ऑफ, और इंशाल्लाह हमारी फेडरेशन जितनी भी है वो भी सपोर्ट करेंगी। अगर इंशाल्लाह हम मेहनत करें, हम परफॉर्मेंस दें, और मैं चाहती हूँ जितने लोग हैं आप लोग ये ना समझे, जितनी हमारी आवाम है वो ये ना समझे कि हम फीमेल्स मेल्स से बेहतर नहीं है। ऑफ कोर्स हम उनकी तरह ही है, उनसे बेहतर है, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को सपोर्ट करें, फिर सोचे अगर हमारे मेल्स इतने अच्छे परफॉर्म करें तो अगर हम फीमेल्स को भी सपोर्ट करें वो लोग कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो ये उनसे रिक्वेस्ट है मेरी फेडरेशन से, गवर्नमेंट से एंड सारी आवाम से कि प्लीज आप फीमेल्स को भी सपोर्ट करें, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने सिस्टर्स को, everyone. Thank you so much. ठीक है, अच्छा तीनों से मैं चाहूँगा कि हमें बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है किसी भी पाकिस्तानी या इंटरनेशनल प्लेयर में? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं कहूँगी कि मेरी बहन ही है, क्योंकि उसने जैसे ग्रोइंग अप, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी और उसने जो सब कुछ बर्दाश्त किया वो अभी हम लोग नहीं कर रहे, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत थैंकफुल भी हूँ कि उसने हमारे लिए एक रूट बनाया, रास्ता बनाया कि हम लोग उसके कदम पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी वो हमें सपोर्ट करती रहेगी। सो मैं कहूँगी हम एक दूसरे की इंस्पिरेशन दिया। दैट्स ट्रू, मैं कहती हूँ ये लोग मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जिस तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं स्क्वॉश को, तो मैं कहती हूँ कि मेरी बहनें, उनको मैं आगे देखना चाहती हूँ, खुद से भी आगे देखना चाहती हूँ। आप किसी के लिए आप बहुत सेल्फिश होते हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों के लिए कभी सेल्फिश नहीं हूँ। मैं कहती हूँ मुझसे भी आगे जाए इंशाल्लाह। हम एक दूसरे को हर एक मैच में, तो हम एक दूसरे से आगे देखना चाहते हैं और हमारी आपस में फाइट्स भी होती है, लेकिन वो अलग बात है। ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह जब फाइनल जीत जाएंगे तो जो सबसे पहला फोन होगा वो किसको किया जाएगा? मम्मा को। मम्मा ठीक है, लाइव देखनी है वहां से, पाकिस्तान से, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो देख नहीं पाती हमारे मैचेस, मतलब हमें बकअप नहीं कर पाती, लेकिन वो जितना भी कर सकती है हमारे लिए दुआ करती है और हमें वही से पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट करती है। सेम मम्मा एंड माय कोच, बिकॉज़ आई हैव टू टेल देम फर्स्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैरिश, मानूर और महविश अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। बेस्ट विशेस है आपके फाइनल मैच के लिए कि आपके मैच भी जीतें और पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से आप तीनों बहनें रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं, और हम यही चाहते हैं कि फ़ाइनल मैच भी जीत कर, और शायद तारीख में पहली बार होगा कि 3 बहनें एक बहुत बड़ा इवेंट जीतेंगी, एक साथ खेलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, एक साथ कोर्ट में मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की खबर तारीख के सफ़ात में हमेशा के लिए सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। अमरीकी पॉप स्टार कैटी पेरी और 5 दीगर खवातीन ने खला में जाकर न सिर्फ अपनी अजमत को साबित किया बल्कि एक नए दौर का आगाज़ भी किया है। ये 60 साल के तवील अरसे के बाद पहली बार हुआ है कि खला में सिर्फ खवातीन मौजूद थीं। इस तारीखी खलाई मिशन में शरीक खवातीन की फहरिस्त में कैटी पेरी के अलावा अरबपति जेफ बेज़ोस की मंगेतर, मारूफ मेज़बान जाल किंग, नासा की साबिक रॉकेट साइंसदान आयशा बोई, साइंसदान अमेंडा हैंगविन और फिल्म प्रोड्यूसर कैरियानी फ्लिंट शामिल थीं। इन सब ने जेफ बेज़ोस की खलाई सयाहत की कंपनी ब्लू ओरिजिन के ज़ेर इंतज़ाम रॉकेट में परवाज़ की, जो तकरीबन 11 मिनट तक जारी रही। इस मुख्तसर परवाज़ के दौरान खवातीन ने खला में बेवज़न होने का तजर्बा किया और फिर ज़मीन पर वापस आ गईं। लेकिन यह सिर्फ एक मामूली परवाज़ नहीं थी, एक ताकतवर पैगाम था दुनिया के लिए कि खला की सरहदों को अबूर करने के लिए जिन्स की कोई कैद नहीं है। ये मिशन न सिर्फ इन खवातीन की कामयाबी है बल्कि दुनिया भर में जितनी भी खवातीन मौजूद हैं उनको ये यकीन दिलाता है कि वो किसी भी मैदान में, चाहे वो खला हो या ज़मीन हो, अपनी मेहनत और अपने अज़्म के साथ कामयाबी हासिल कर सकती हैं। इस मिशन के ज़रिए साबित हुआ कि खवातीन की कामयाबियाँ सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि खला में भी अपना असर छोड़ सकती हैं।
इनकी ये जुर्रत, अज़्म और कामयाबी ये आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल भी बनेगी और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो इन तमाम तर ख़वातीन की जानिब से सर अंजाम दिया गया है और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल भी है, एक अच्छी एग्जाम्पल इन्होंने सेट की है। और हम देख रहे हैं कि बहुत नामवर लोग इसमें मौजूद हैं, जिस तरह से जेफ बेजोस की मंगेतर जो थी वो ख़ुद इसमें शामिल थी, मारूफ मेज़बान जाल किंग इसमें शामिल थी, नासा की साबिर रॉकेट साइंसदान थी आयशा बोई वो इसमें शामिल थी, और अमेंडा इंगविन हैं जो कि और फिल्म प्रोड्यूसर कैरिन फ्लेम इसमें शामिल थी। ये बड़े नाम थे जिन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है कि ख़वातीन कुछ भी करने की सलाहियत रखती हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, गर्मी का मौसम आते ही बाज़ारों और दस्तरखानों पर सुर्ख व शीरी तरबूज की बहार आ जाती है। तरबूज ना सिर्फ एक मज़ेदार फल है बल्कि अपनी 90% से ज़ायद पानी की मिकदार के बायस ये कुदरती हाइड्रेशन का ख़जाना भी है। लेकिन क्या तरबूज सिर्फ प्यास बुझाने का ज़रिया है? हरगिज़ नहीं। हालिया रिसर्चेस अगर हम देखें तो उसके मुताबिक तरबूज में मौजूद लाइकोपिन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और अमीनो एसिड, सिट्रोलिन जैसे अज्जा इसे दिल, गुर्दे, जिल्द और हत्ता कि मर्दों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद बनाते हैं। ये फल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, फट्टों की तखन को कम करने और क़ुव्वत मर्दाना को बेहतर बनाने जैसे दावों की वजह से भी खबरों में रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई तरबूज मर्दों की सेहत के लिए उतना ही मुफीद है जितना कि इंटरनेट पर हम देखते हैं कि इस हवाले से बहुत सी वीडियोज़ बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से बनाई जाती हैं। क्या इसे खाली पेट खाना दुरुस्त है? दिन में किस वक्त ये खाया जाए कि ये ज़्यादा फ़ायदा दे? आज हम इन्हीं सवालात के जवाब जानेंगे माहिर ग़िज़ाइयत से, जो हमें ये बताएंगी कि तरबूज को ग़िज़ा में शामिल करने का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है। सोशल मीडिया पर मशहूर तरबूज के मर्दाना फ़वाइद ये सच हैं या फिर सिर्फ अफवाह ही हैं? इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है आयशा खालिद साहिबा ने, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आयशा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले बताइएगा कि गर्मियों में तरबूज जिस्म को किस तरह से फ़ायदा देता है, हमारे हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए कितना अच्छा है? नेचुरली इसमें पानी का कंटेंट बहुत अच्छा है, एज वी ऑल नो, एज वी हैव बीन हियरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि 92% 95% पानी, वाटरमेलन एज इट सेज। डाइटरी फाइबर थोड़ा कम है लेकिन निस्बतन रिलेटिवली बाकी फ्रूट्स के एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स इसमें कैलोरीज कम हैं। ठीक है। लाइक अगर 150 कैलोरीज की मैं इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आपने ये देखा है ट्रेंड के बहुत ज़्यादा अगर हम फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे आम के मौसम में गर्मी स्टार्ट हुई, कोई भी सीजनल फ्रूट है, सर्दियों में कोई फ्रूट आया तो उसका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। आपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है और माइंड में रखना है कुछ भी खाते हुए ममानियत नहीं है। आप कभी भी मना नहीं करते, मैं मना नहीं करती कि आप ये चीज़ हाँ, लेकिन लिमिट को एक्सीड ना करें। सो 150 ग्राम 150 से 60 ग्राम वाटरमेलन डाइस्ड एक जो बोल है दैट विल गिव यू सम 50-60 कैलोरीज, बल्कि कम। ठीक है, जैसे एक फ्रूट की जो सर्विंग है अगर वो 60 किलो कैलोरीज देती है तो ये 40, 45, 50 किलो कैलोरीज देगी। ठीक है। हाउएवर शुगर कंटेंट इसमें ज़्यादा है। ये भी एक गलत वो है कि जी इसका बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो कुछ भी नहीं कहता। वेट मैनेजमेंट के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि रिलेटिवली इसमें कैलोरीज कम है। ठीक हो गया। सो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल अच्छा करता है। फिर इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, एज यू सेड, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां बेसिकली अगर आपकी हाइड्रेशन गर्मियों में आप ठीक कर लें तो ये बहुत एक इंटेग्रल रोल, इट हैज़ प्लेथोरा ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स। विटामिन्स में विटामिन सी ये तकरीबन अगर आप इसकी RDA देखें यानी डेली अलाउंसेस कितना दे सकता है एक बोल डेली अगर आप खाएं। ठीक है। फॉर एग्जांपल डेली रिक्वायरमेंट के हमारे हिसाब से विटामिन सी यानी फ्रूट की तो रिक्वायरमेंट अगर हमारी फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे 2 से 3 या 3 से 4 डिपेंडिंग, अगेन इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब कोई डायबिटिक है उसको किस तरह का फ्रूट देना है वो एक अलग हो जाएगा, लेकिन एक जनरल हेल्दी इंडिविजुअल को अगर हम कहें कि आप डेली वाटरमेलन की 150 ग्राम डाइस ले लें तो कोई मसला नहीं है, आप डेली ले सकते हैं। ठीक है। अब वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है कि आपका विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अच्छा विटामिन सी की तकरीबन 14-15% RDA देगा ये, यानी आपको बाकी विटामिन सी बाकी चीज़ों से पूरा करना होगा। अब वो सारे के सारा विटामिन सी आपने इस पर नहीं इन्हिसार करना। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, इसी तरह विटामिन ए की बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है बट 4 to 5% है।
टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन, ठीक हो गया। मैग्नीशियम अच्छा है, पोटेशियम अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसमें नहीं है कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा है तो आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, जो पोटेशियम के सोर्सेज हैं, ठीक है। यानी बनाना इज बेटर, बनाना में ज़्यादा है, उससे बेहतर है, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, जो वाटर इनटेक नहीं कर पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे पानी नहीं पिया जाता, तो ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है गर्मियों में या नहीं हो सकता? देखें, सब्स्टिट्यूट जैसे आप ये जरूर कह सकते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि आप पानी नहीं पी रहा है तो वो हम कहें कि पानी का मुतबादिल नहीं हो सकता, तरबूज भी ना खाओ, लेकिन मुतबादिल ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, पानी पानी है, ठीक है। अब जितनी पानी की इंटेक है, मिसाल के तौर पे 2 लीटर्स या 10 ग्लासेस, 1.5 लीटर, ठीक है, या 1 लीटर, वो क्या ये पूरा करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो 92% उस वेट फॉर फ्रूट का है, नॉट फॉर द रिकमेंडेड वाटर इनटेक ऑफ, या जितना आपको एक लिक्विड एक इंसान चाहिए, को जो चाहिए, डेली हमारी नीड है। सो दैट मेक्स सेंस। आपका वो कैसे पूरा करेगा? हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कहें कि एक बंदा पानी भी नहीं पी रहा तो हम उसको कहें कि अब तुम तरबूज भी ना खाओ क्योंकि तुम पानी नहीं, तो ठीक, चलो तरबूज खा रहा है, थोड़ा सा पानी, कुछ ना कुछ तो लेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, विच फॉर्म इज बेटर, खाना है या इसको पीना है? क्योंकि बहुत से फ्रूट्स में फिर हमें होता है कि जब हम उनको जूसेस की फॉर्म में ले आते हैं तो फाइबर मिस हो जाता है, इसमें तो फाइबर वैसे भी, इसमें डाइटरी फाइबर कम है, बहुत कम है। हमेशा मेरा ये मानना है, विच आई ऑलवेज जिस बात को मैं वो करती हूँ, ठीक है, कि आप अपना, एंड आई वाउच फॉर द फ्रूट्स टू बी टेकन डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स में या शेक्स में, सो क्योंकि उसमें अगैन फाइबर के अलावा उसमें कैलोरी चूंकि बहुत ज़्यादा चली जाती है, बढ़ जाती है। अब 4, 5, 6 जैसे आम का मौसम है या सेब का जूस आप पी रहे हैं, इतना सा ग्लास आपको 2, 4, 5 फ्रूट्स होंगे, अगर आप 100% जूस लें, बिल्कुल वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा चली जाएंगी। आपने कैलोरीज अदरवाइज कोई सच कोई उसका नुकसान, चीनी तो जा ही रही है लेकिन उसकी वजह से कैलोरीज जा रही हैं, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स तो चलें वो भी ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन जब आप कहीं और से पूरा कर सकते हैं तो आपने वो 100 ग्राम मिसाल के तौर पे एक चीज़ ले रहे हैं, वो खाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आपको फुलफिलनेस या सेटाइटी का एहसास रहेगा, ठीक है, बजाय इसके क्या वो जो 1 कप है या 1 ग्लास है वो उसी वक्त देर एंड देन पी लें, कि फौरन से कैलोरीज ना ज़्यादा इंटेक, वही 4-5 फल अगर आप डिवाइड करके खाएं थ्रू आउट द डे तो वो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम इसके इंटेक के लिए? अर्ली मॉर्निंग, कुछ लोग मतलब निहार मुँह, कई लोग मैंने देखा कि वो कहते हैं तरबूज खा लेना चाहिए, कुछ कहते हैं कि रात को हम खा के सो जाएं या स्नैक टाइम पे खाए जाएं, किस टाइम पे बेहतर, सबसे ज़्यादा फायदा किस टाइम पे? फ्रूट्स कैन बी टेकन एनी टाइम ऑफ द डे, लेकिन सोने से पहले ज़ाहिर है वो कोई भी मील, मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि 1-1.5 घंटा का वक्फा दें, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी तो चले पी लें, लेकिन खाने की जो ठोस सॉलिड ग़िज़ा है वो आप थोड़ा वक्फा दे के दें, बाकी फिर पूरा दिन में 24 घंटे डिनर स्किप करते हैं फ्रूट्स के साथ, फुल मील चाहे वो वाटरमेलन हो, आप एज अ होल कंप्लीट मील नहीं ले सकते। देखें, फ्रूट्स कोई भी हो वो हमारे फैट्स के और प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज नहीं हैं, ठीक है। However, they are good sources of carbohydrates, but they are not good sources of protein and fats. तो वो कैसे पूरे करेंगे? Carbs नहीं, fats. तो आप किसी भी टाइम ऑफ द डे मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं। फ्रूट का एज अ स्नैक अच्छा जो टाइम है वो है मिड मॉर्निंग का, यही 10 से 12 के दरमियान, ठीक है। उसके बाद इवनिंग स्नैक के तौर पे लिया जा सकता है, जो सारे चाय तो नहीं पीते, कॉफ़ी तो नहीं पीते, उस टाइम पे अच्छा है कि अगर आप 1 आधे कप दही के साथ या उसके अंदर फ्रूट योगर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए, यही चीज़ मिड मॉर्निंग में भी की जा सकती है। फिर एज डिज़र्ट जो लोग मीठा नहीं खा रहे हैं, जो डायबिटिक्स हैं फॉर एग्जांपल, वो फ्रूट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये भी तो एक मिथ ही है ना कि आप फ्रूट नहीं खा सकते, डिपेंड ऑन पोर्शन साइज, कि वो कितना है, ठीक है। अच्छा, एक हम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मिथ देखते हैं, जो कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी डिस्कस की है, कि तरबूज जो है मर्दों में जो कुव्वत मर्दाना है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी कोई रिसर्च, कोई साइंसी बुनियाद है, या फिर जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो सिर्फ अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि हमने देखा जैसे ही ये सीजन स्टार्ट हुआ, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हम देख रहे हैं, तो धड़ाधड़ हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं कि हमारी जो मर्दों की कुव्वत मर्दाना उस पर बड़ा अच्छा जी इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने इसी तरह ना वो जो आप कह रहे हैं कि वो व्यूज़ के लिए और इस तरह से, बिकॉज हम सब सोशल मीडिया पे भी हैं, तो मैंने कोई वाटरमेलन के उस पे पोस्ट लगा दी उसके फ़वाइद बयान करते हुए, तो व्हाट हैपेंड, लिटरली सारे मर्द, नॉट बिकॉज ऑफ कोई ऐसी गलत उसमें, बट दे वांटेड टू, और सारे पढ़े लिखे लोग थे। देखिए, आप एक बेसिक चीज़ समझ लें, जो मर्दाना कमज़ोरी है या इवन जनाना कमज़ोरी भी है, चूँकि इट्स नोन फॉर मेल erectile dysfunction, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बेहतर करता है। क्या चीज़ पहले है उसकी जो बेहतर, it's not just citrulline, अमीनो एसिड है बेसिकली सिट्रुलिन।
इसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक तरबूज आपका ब्लड फ्लो जो कि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपके डीएनए में अगर कोई फॉल्ट है, वो क्या कोई फ्रूट या कोई एक फूड ठीक कर सकता है? देखें, वेयर एनी काइंड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, वेयर एवर, वहाँ पे फ्रूट या कोई भी फूड कुछ नहीं करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वो वक्ती तौर पे ड्यू टू सम रीजंस कॉम्प्रोमाइज हो गया आपका मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फॉर एग्जांपल ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, due to fatigue, due to your whatsoever the issue cause is, which is for the time being hindering that specific thing, या आपको कॉज कर रहा है वो प्रॉब्लम, वो फ्रूट हो या कोई भी और चीज़ हो, हाँ वक्ती तौर पे आपको ये ज़रूर कर सकता है कि एनर्जेटिक कर सकता है, एक बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। बट आपका ब्लड फ्लो अगर अदरवाइज ही कॉम्प्रोमाइज है, आपके डीएनए में ये चीज़ है, जेनेटिकली आप कॉम्प्रोमाइज हैं, वो जीन्स को करेक्ट नहीं करेगा, वो कोई भी फूड या फ्रूट उसका वो नहीं करेगा, बिकॉज नाउ द मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, सो जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आप ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की गोलियां लिए बगैर कहें कि आप उसको ठीक, हाँ डायबिटीज, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है तरबूज में, क्या हम कहें कि 100% ठीक है, 100%। हाउएवर ब्लड फ्लो ठीक होता है, ब्लड फ्लो ठीक होगा तो आपका जो इरेक्टाइल फंक्शन डिसफंक्शन है दैट विल बी करेक्टेड अल्टीमेटली। जैसे हमने ये भी बात किया है कि हमारे जो दिल के इश्यूज हैं, जिगर के इश्यूज हैं, क्योंकि देखिए लाइकोपीन हम जो हमेशा मिस कर देते हैं, इट इज नोन फॉर इट्स द कलर, इट्स द कलर कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका लाल रंग, लाइकोपीन उसको देता है। लाइकोपीन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी गुड फॉर कैंसर, कैंसर्स के लिए, बिकॉज फ्री रेडिकल्स जो जाके डैमेज करते हैं बॉडी के सेल्स को, वो उसको करेक्ट करता है। लेकिन अब देखें, ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज समथिंग एल्स अंडरलाइंग रीजन, कॉजेज, जेनेटिक्स और डीएनए, वेयर देयर इज दैट द कैंसर इज गोइंग to hit your body, any part of the body, any given time, क्या उसको एक तरबूज ठीक कर सकता है? No, it cannot. नहीं कर सकता। So it's a myth totally. अब वो यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, कोई भी हो, वो उसको these are the platform जो आप सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को, मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को आप अवॉइड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दिल की सेहत जिनकी थोड़ी सी ख़राब है, कहीं ना कहीं उसमें आपको लगता है कोई बेहतरी आती है इसकी वजह से? ब्लड प्रेशर में भी कोई बेहतरी आती है? बिल्कुल आती है। ब्लड फ्लो ठीक इस तरीके से होता है क्योंकि ये जो लाइकोपीन है, इट इज नोन फॉर लोइंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एज वेल। ठीक है। एज आई सेड, इट्स एंटी कैंसरस एज वेल। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जो गट के कैंसर्स हैं, जैसे कोलन कैंसर, अपर जीआई, लोअर जीआई के कैंसर्स, उसमें ये हेल्प कर सकता है। अगेन वो जैसे मैंने भी बताया, कंप्लीटली उस पर डिपेंड नहीं कर रहे, बट हम ये कह रहे हैं अच्छी ग़िज़ा, अच्छा लाइफस्टाइल, आपकी अच्छी मॉडरेट एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे। अब आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, पूरा दिन आप सोते हैं, रात पूरी जागते हैं, आपके दिन के हार्मोन्स रात में काम कर रहे हैं, रात के दिन में काम कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, एंड योर डाइट इज नॉट गुड, एंड देयर इज नथिंग गुड इन योर लाइफ, सो यू कांट एक्सपेक्ट, or you can't depend on the whole entire fruit to work. और जिस तरह से शुगर के मरीज हैं, उनके लिए सेफ सर्विंग क्या हो सकती है? ऑब्वियसली एज पर देयर सिचुएशन, एज पर देयर शुगर लेवल। शुगर के मरीज वो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं डेली 150 ग्राम एक ही दफा वेइंग स्केल पे, जो किचन का हमारा वेइंग स्केल होता है। हम न्यूट्रिशनिस्ट है तो हमें तो पता है, लेकिन आम खवातीन, लेकिन आम का उस तरह से नहीं। 150 ग्राम मेक्स 1 सर्विंग, एंड 1 सर्विंग इज लाइक कटा हुआ 100 ग्राम तकरीबन इतना होता है। तो डाइस से थोड़ा आधा ज्यादा कर लें, मेरा हाथ छोटा है, ठीक है, सो उसके हिसाब से आप डेली एक जो डायबिटिक है वो बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, ये कटे हुए से भी मुझे याद आया कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जी कटवा के देखा जाए प्रॉपर लाल कलर का है कि नहीं, और उसी वक्त कहीं ना कहीं वो जो नाइफ यूज की जाती है उससे भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आ जाते हैं साथ। अच्छा, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जैसे टाइफॉइड है, टाइफॉइड इट्स वेरी कॉमन एंड सिंस फॉरएवर। वो कॉमन होने की रीजन ये है कि एक तो आपका खराब पानी, दूसरा कंटेमिनेटेड फूड, कच्चे फल और सब्जियों से सबसे ज्यादा टाइफॉइड आता है। ठीक है। कच्चे मटन, बीफ, चिकन या कोई भी किस्म का जो गोश्त है, मीट से आता है। तो बिल्कुल ये जो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि जो काट के फ्रूट आप चेक करवा रहे हैं, चेक करवाते हैं कि लाल है कि नहीं। भाई पैसे ज़ाया हो जाएंगे ना, घर ले आए, आप नहीं पसंद ना खाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहां से जो बीमारियां लेकर आएंगे, एक लेमैन को नहीं मालूम होता, लेकिन और तरह के 10 डायरिया, इंडाइजेशन। अच्छा, क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? अगर नहीं है लाल तो वैसे भी तो तरबूज ही है।
अच्छा ये बिल्कुल इसमें भी कोई फर्क है आपको लगता है? फर्क बिल्कुल इसी तरह से, वो जैसे आपने वो ब्राउन अंडे और सफेद अंडों की वो सुनी हुई है कि ब्राउन हो तो ये होता है वो, जबकि वो सारा ईयर लोब्स के ऊपर है कि वो जिस रंग के कान उसके होते हैं वो उस तरह के अंडे होते हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों ने उसको वो बना लिया कि वो पानी चढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वो पत्ती का पानी डालते हैं, चाय की पत्ती एंड बॉयल इट एंड इसी तरह तरबूज के साथ है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने सुना टीके भी लग रहे हैं। अच्छा, अब वो टीकों वाली बात है, टीकों वाला भी थोड़ा सा क्लियर कर दें, उस पर भी लोगों ने बहुत से व्यूज लिए, लोगों का बिजनेस बंद करवाया। अच्छा मैं बताती हूँ आपको क्या कनेक्ट करती है ये बात कि टीके लग जाएंगे और ये पॉसिबल नहीं, मुझे नहीं लगती ना एक्चुअली। फिर एक ही साइड लाल होगी जिस साइड पे टीका लगा। एग्जैक्टली अब टीके को कैसे, या तो वो पूरा खोल के लगाएं, वो जैसे कटवाते हैं हम, कैसे पॉसिबल है आप मुझे ये बताएं। और उसमें इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट टाइम की बहुत ज्यादा है। एक फ्रूट इतने का नहीं होगा जितने बेचारा वो टाइम लगा के टीके लगा रहे होंगे, वो पूरा लाल कैसे हो गया। कोई तो साइड हो कि जो सफेद रह जाए या वो वाली लाल ना हो, वो टाई एंड डाई हो जाए हमारे दुपट्टों की तरह, टेस्ट ना आए उस तरह से जो मीठा कहते हैं किया जा रहा है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये किसी एक ने किसी एक को कुछ करते देखा और उसको वायरल कर दिया। ये बिल्कुल हमारी ना वो जैसे हम क्या सुनते हैं ना, किसी मुल्क में कंट्रोवर्सी चल रही है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, हमारे यहाँ पे बेचारे कभी अंडे आ जाते हैं, कभी और ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने का जिसको कहेंगे ना धंधा, ये बिल्कुल इस वक्त सिर्फ वो चल रहा है और कुछ भी नहीं है। और दिस इज द रीजन कि हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने इतना टाइम लगाया होता है पढ़ने पे, रिसर्चेस करने पे, एंड हम ये नहीं कह रहे कि वी आर आइंस्टाइन ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एटलीस्ट आई कैन वाउच फॉर समथिंग। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर हैं, वो आपको समझनी खुद भी चाहनी चाहिए कि वो फिर पूरा लाल किस तरह से हो गया अगर एक साइड पे लग रहा है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी वाले, तो फिर आखिर वो सब्जी ही क्यों या फ्रूट ही क्यों बेच रहे हैं। रोबोट्स पे पैसे लगा रहे हैं जो कि सिर्फ एक तरबूज को इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतने पैसे फिर और किसी चीज पे भी लग सकते हैं। इतना तो मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन ब्रेन इज लाइक सो डम टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स एंड एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। देखिए जी, नेचर ऑलवेज इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, और यही हमारी नेशन में ना एज अ नेशन, वी एज अ नेशन लैक दिस थिंग। बिल्कुल ऐसे ही हम कहीं पे भी वो चीज देखते नहीं है, वो सो आपने कह दी ना तो मेरे दिल को लग जाएगी इस बंदे ने कह दिया, मैं कोई उस पर पढ़ाई नहीं करूंगी, कोई चीज देखूंगी नहीं। और ये जनरली भी फितरी तौर पे भी हमें इसमें हम भी लैक एंड हमें आई थिंक जरूरत। अच्छा, एक और मिथ है या फैक्ट है वो भी क्लियर कर दें कि जी आपने तरबूज खा लिया, अब आपने पानी नहीं पीना, आपको हैजा हो जाएगा, ये है या ये नहीं? अच्छा, ये भी मिथ है, ये भी मिथ वो है। मछली के बाद दूध वाली बात, जी बिल्कुल, कि वो कोई हमें आज तक नहीं पता वो मछली है कौन सी, जो भी मछली है मुझे नहीं मिली बिल्कुल नहीं, इट्स आल्सो अ मिथ। तो पानी पी सकते हैं आप, जो फ्रूट जूस पी सकते हैं, वाटरमेलन जूस नहीं पी सकते क्या? वाटरमेलन जूस को हमने मिस कर दिया कि उसकी रेसिपी क्विक सी है कि आप आधा ग्लास पानी डालें, उसमें तकरीबन कोई 50 से 60 ग्राम फ्रूट डालें और वो जूस भी आप डेली पी सकते हैं। नमक इस्तेमाल ना करें, नेचुरली सोडियम होता है, काली मिर्च डालें हल्की सी, मसाले शसाले अवॉइड करें, चीनी अवॉइड करें, आप ये पिएं। सॉफ्ट ड्रिंक भी अवॉइड करें उसमें डालने से, क्योंकि मार्केट में फिर हर तरह की हमने देखा कि वो ये वाली स्मूदी और ये वाला उसमें ड्रिंक ऐड करके उसको ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ेदार बनाने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा, कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसके साथ कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन सकता है, या फिर हमें अलग से ही तरबूज खाना है? कुछ जो जैसे सब्जियां हैं हमें पता हमने सैलड में खानी हैं, अब अंडरस्टूड है करेले भिंडी हम डालेंगे नहीं सैलड, बिल्कुल खीरे हम पकाएंगे नहीं। इसी तरह कुछ नहीं, खीरे पक सकते हैं ऐसे सौते करके, पक सकते हैं, मतलब कुछ है ऐसी रेसिपीज जो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, jैसे सेब और केले का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वाटरमेलन का और स्ट्रॉबेरी का अच्छा, बेरीज और वाटरमेलन या बाकी मेलन्स के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। बनाने को आप किसी के साथ भी, कोई भी फ्रूट चाट में हम कम देखते हैं कि वाटरमेलन जा रहा है, लेकिन आपने अगर डालना है, कंज्यूम करना है, आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है। इट्स ऑल अप टू योर टेस्ट्स एंड हाउ यू टेक सर्टेन थिंग्स, तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। जैसे जाहिर है मिल्क शेक तो बनेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं फिर मार्केट में किए जाते हैं, वो भी बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि कुछ ऐसी चीजें एडअप की जाती हैं जो हमारी सोच से बाहर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत लेकिन आप इसको कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस में, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन फ्रूट को हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि आप, चूंकि पूरा दिन पड़ा हुआ है, अब अगर 10 घंटे को भी हम डिवाइड करें 3 फ्रूट्स को 10 घंटे में, तो ज़्यादा बेहतर है कि एक ही जगह पे बैठ के तीनों फ्रूट्स खाने से या चाट बना के खाने से बेहतर है कि आप अलग अलग फ्रूट्स, ताकि आपके पास ऑप्शंस हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे ग़ज़ायत आयशा खालिद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर जो मालूमात हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें कुछ मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सिर्फ कंटेंट जनरेट करने की एक रेस है जहां पर हमें गलत कंटेंट दिया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो हमें उस इंफॉर्मेशन से भी बचना है। तो हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई ज़रूर किया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक उभरते हुए गुलकार से जो पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं और आपने सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा सराहा था। हमारे साथ शो में मौजूद हैं एहसन, मिकी मैन किंग रैपर। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपने लिए जो नाम है वो सेलेक्ट किया है, एक डिफरेंट नाम है। ज़ाहिर बात है, नई नस्ल है, नया स्टाइल है, नए गाने हैं, तो आज उन्हें हम शो में खुशामदीद कहते हैं। एहसन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शो में बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है अल्लाह पाक। पहले भी आप हमारे शो में आए और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़ा अच्छा रिस्पांस हमारी उस वीडियो का रहा जिसमें आपने हमें अपने ट्रैक्स भी सुनाए थे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लास्ट टाइम जब मैं आपके शो पे आया था तो उसके बाद जो है ना हमारे चाहने वालों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके बाद फिर आपने बुलाया तो मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका। ठीक है एहसन, कब से गा रहे हैं? उनके लिए ये मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ जो आज आपको देख रहे हैं, अपने नए व्यूवर्स के लिए। जी सर, दोबारा कब से गा रहे हैं आप? मैं 2015-16 से एज अ रैपर जो है ना, मतलब कि छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस जो है ना वो कर रहा था। लाइक मैं FA कर रहा था सिंपल, तो साथ में म्यूज़िक भी कर रहा था। तो मुझे वो मेरे फैमिली वाले या अक्सर मेरे रिलेटिव्स ये कहते थे, अच्छा ये कर रहे हो, इसके अलावा क्या कर रहे हो, कि काम क्या करते हो? टॉन्ट करते थे ना कि चूँकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक मैं पाक पतन से बिलोंग करता हूँ, कबूला शरीफ से, तो वहाँ पे रैप के बारे में लोगों को नहीं आइडिया कि ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, तो ज़्यादा वहाँ पे टॉन्ट करते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आप कोई भी लाइक आप में टैलेंट है तो उसको मज़ीद जो है ना अप्रिशिएट करने की बजाय वो आपको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उन चीज़ों को दिल पे कभी भी नहीं लिया, बल्कि मैं उनको हमेशा वो जो है ना वो एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है यार ये अच्छा कर, बल्कि उससे मुझे ज़्यादा जो है ना वो मैं मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन मिलती है और मैं ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ। फैमिली किस तरह की है? फैमिली सपोर्टिव है ना? मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा साहिबा जो है ना, मेरी सिस्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उसके अलावा मुझे किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत भी ऐसा नहीं चाहिए फैमिली में स्पेशली। बाकी जो है ना हमारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं वन एंड ओनली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है राना सिकंदर हयात साहब, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी में वो आए, पंजाबी कल्चर डे था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस जो है ना किया सबके सामने। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि मिनिस्टर साहब जो है ना वो मेरे लिए इतने खूबसूरत तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी के सामने। तो सबके लिए बड़ा एक वो था कि यार अच्छा, ये देखते थे मुझे लोग पहले भी, तो उनके लिए ये था कि यार राना साहब जो है ना इसको कैसे जानते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि मैं इनको पहले भी सुनता था जब मैं मिनिस्टर नहीं था, तो उनके साथ बड़ा प्यार है। और ऐसी यही लाइफ की छोटी छोटी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं कि हमें पहचाना जाए, सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, किससे सीखा या किसके स्टाइल को फॉलो करते हैं या किसके स्टाइल को देखकर आपने भी रैप में आने का सोचा? असल में हम मुख्तलिफ शायरों को जो है ना सुनते थे। लाइक मेरी इंस्पिरेशन वो मतलब कि थोड़ी बहुत जो है ना बोहेमिया से है। ठीक है, वो हनी सिंह को भी हम सुनते थे और भी मुख्तलिफ रैपर्स को हम सुनते थे। तो मेरी इंस्पिरेशन उनसे, लेकिन चूंकि अंदाज़ हर एक का अपना अपना होता है, तो वो अंदाज़ तो हमारा अपना है। लेकिन जाहिर सी बात है आपको अपने उस्ताद, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं उस्ताद बोबी खान साहब हैं, तो जो बीट का जो इल्म है मैंने उनसे बाकायदा हासिल किया है। लाइक इसमें सुर का तो कोई नहीं सीन होता, लेकिन ये है कि बीट का जो है ना वो होता है। तो ठीक है, तो अभी जैसे आपने कहा कि भूमिया से आप इंस्पायर्ड हैं, उसके साथ साथ आपने कहा कि आपका जो इलाका है वहाँ पर रैप को कुछ नहीं समझा जाता, बट ओवरऑल अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछूं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी रैप को उस तरह से पजीराई मिल रही है जिस तरह से दूसरे मुल्कों में मिलती है? नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया में देखा जाए, हमारा जो है पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो टैलेंट को सराहा जाता है। मतलब कि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से तो, लेकिन यहाँ पे जितना हम अच्छा परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से हमें ज़्यादा प्यार, उस हिसाब से हमें प्यार मिलता है। तो मेरे ख्याल में जिन्ना पंजाबी कहते जिन्ना गुड़ उन्ना मिठा, अगर असी पाकिस्तान रहते भी अच्छी परफॉर्मेंस करते, अच्छा साढ़े टैलेंट है तो असी जरूर प्रमोट भी होने हैं तो सानू अच्छा लोग प्यार भी करते हैं। ठीक है, अगर साढ़े टैलेंट है, तुसी कोई भी अपनी वीडियो अपलोड कर दो तो लोग तुहानू बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर तुसी टैलेंटेड हो, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। लेकिन चूंकि उत्थे मौके ज़्यादा ने इंडिया दे विच ना, ते पाकिस्तान दे विच चूंकि थोड़े रिसोर्सेज ने, तो जितने एक ने उन्ने बहुत अच्छे ने। भूमिया भी पाकिस्तानी थे?
हाँ, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है और बड़ा ज़बरदस्त जो टैलेंट है वो पाकिस्तान की सरजमीन से मिला। अच्छा, मैं चाहूँगा कोई ट्रैक हम सुन लें, इसके बाद फिर हम गुफ्तगू को इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बताना चाहूँगा मेरे साथ इस वक्त एजाज हैदर साहब हैं, बहुत अच्छे गिटारिस्ट, हमेशा मेरे साथ होते हैं, इनकी भी बड़ी सपोर्ट रही है मेरे साथ। जी जी ज़रूर एजाज भाई। पंजाबी का एक जो है ना वो आपके सामने ज़रा पेश करना चाहते हैं, रैप है। सुनिए कल वाला। आइए, मिकी मैन किंग रैपर, मेरी जिंदगी दी दास्तान, मेरी ही जुबानी कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, सच्ची है का मैनू जिंदगी च हर चीज मिली कई बार जो ना मिल सका वो तेरा सच्चा प्यार। सोनिए मैं जिंदगी से की थी तेरे नाम, तो सोचा मेरे बारे ए लूजर नाकाम। पहले सुबह सवेरे कॉल तेरी आती थी, मुझे वेट कहकर कहीं और बिजी हो जाती थी, इंतजार करते मैं बहुत थक जाता था फिर भी तेरी याद। पहले सुबह सवेरे कॉल तेरी आती थी, मुझे वेट कहकर कहीं और बिजी हो जाती थी, इंतजार करते मैं बहुत थक जाता था फिर भी तेरी कॉल का इंतजार करता था। तूने मेरे प्यार को बहुत इग्नोर किया, जिस बात से रोका तूने उस बात पे छोड़। आंसू मेरी आंखों से आते जाते रहते थे, मैं था शाहजोर, तूने मुझे कमजोर किया। बात ही कॉल की, अच्छा मैं सॉरी करता हूँ, लड़कियां बहुत बस तुम पे ही मरता हूँ, रूठ न जाना कभी इससे भी डरता हूँ। अच्छा अब छोड़ गुस्सा, बात मेरी मान ले, या गुस्सा छोड़ या तू जान मेरी जान ले। मैं तेरा प्यार हूँ, तेरा इजहार हूँ, खून ना लिखे जड़े खत ना तो सानी, मिकी मैन किंग रैप स्टार तेरा यार नहीं। जबरदस्त। अच्छा, तो ये रैप भी फिर मिकी मैन खुद लिख रहे हैं या कोई इसमें हेल्प कर रहा है? रैप जो है ना वो जितने भी रैपर्स हैं वो खुद ही रैप लिखते हैं। तो जो है ना इसमें ये होता है कि हमारे दोस्त भी बड़े अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि हम उनकी शायरी को प्रमोट करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर जो है ना वो करना चाहिए। अच्छा लिखते हैं तो ज़रूर उनको आगे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्टडीज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची हैं? मैं और उस पर भी सही फोकस्ड है या फोकस्ड रैप पे है? असल में मेरी जो स्टडी है ना वो बड़ा यूनिक सा सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से आप भी पहली दफ़ा सुनेंगे। BS आर्कियोलॉजी कर रहा हूँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो ये बड़ा यूनिक सा सब्जेक्ट है और बहुत टफ भी है। तो स्टडी ये मेरा फेवरेट भी है, लाइक मैं इजिप्ट सिविलाइजेशन मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक था। अक्सर मैं वो जो है ना वो बुक्स वगैरह पढ़ता था। तो जब मैं भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी ख्वाहिश है कि वह हमें मिस्र जाके देखें। देखना तो देखने के लिए देखने से ये है कि वहाँ पे कोई भी जा सकता है, ठीक है, विजिटर। लेकिन हमारा ये है कि हम वहाँ पे जाके रिसर्च करें, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी आफ्टर मेरी डिग्री के बाद जो है ना। और ये है कि मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ, तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2021 में ओपन हुए तो मैंने देखा तो BS आर्कियोलॉजी है ना पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ BS, तो मैंने एडमिशन मेरा हो गया। तो उसके बाद जो है ना अभी वो डिग्री एंड भी होने वाली है हमारी, तो बहुत ही अच्छा मेरा जो है ना वो स्टडी बहुत तो विद इन पाकिस्तान उसके हवाले से कोई प्रोजेक्ट्स या उसके हवाले से कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हो? मेरे रैप की तरह मेरी डिग्री जो है ना उसके भी जो सोर्स बहुत कम है, मतलब कि पाकिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट हैं ही नहीं, तो लाइक जो है मतलब उनका किसी को पता ही नहीं है। तो मेरी इंस्पायरेशन आर्कियोलॉजी में मेरी मैम है और हमारे सर भी हैं जो हैं बहुत अच्छा जो है ना वो मतलब कि हमें पढ़ाते हैं, तो वो सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं म्यूज़िक में। तो उसके अलावा म्यूज़िक में अगर बात की जाए तो हमारे DSS साहब कादिर साहब हमारे हैं, ठीक है, तो वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है ना करिकुलम जो जितनी भी एक्टिविटी होती है ना उनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखें तो मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी जो में जब मेरा एडमिशन हुआ तो उसके बाद मज़ीद मुझे जो है ना मेरी जो है ना जो मैं एज अ रैपर जो है ना मुझे उन्होंने मौका दिया, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। ठीक हो गया। बराह रास्त अभी हमें जाने के लिए कहा जा रहा है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फोर्स की परेड इस वक्त जारी है, जिसके बराह रास्त मनाज़िर हमें शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बराह रास्त लिए चलते माहौलियाती फोर्स की पासिंग आउट परेड आपने मुलाहिज़ा की है। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब इसमें मौजूद थी। प्रोग्राम के वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।